सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 ऑफ मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन एनरोल्ड इन द बार काउंसिल of the state as the first transgender lawyer in Kerala. So right answer of first is it's C, which is Padma Lakshmi. Okay, तो ये यहाँ पे केरला की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर यहाँ पे बन चुकी हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। जितने भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनजस्टिस होगा, उसके खिलाफ यहाँ पे ये अपना जो कोर्ट में जितना भी प्रोसीजर होता है वहाँ पे ये फॉलो करेंगी, और जितने भी यहाँ पे वॉइसलेस लोग हैं उनकी यहाँ पे ये वॉइस और उनके लिए यहाँ पे ये खड़ी होंगे। ओके, इसके अलावा देखो, जब भी यहाँ पे कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर या फिर कोई अलग टाइप के कम्युनिटी से यहाँ पे कोई इंसान आगे बढ़ता है, तो काफ़ी उसको मतलब तकलीफ होती है, मतलब काफ़ी कठिनाइयों से वो गुजरना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे ये इनको ये खिताब मिल पाता है। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर हैं केरला की, तो ये फर्स्ट इनको बनने में काफ़ी यहाँ पे इनको मेहनत लगी होगी। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ना फैमिली से सपोर्ट मिलता है ना सोसाइटी से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ओके, लेकिन देखा जाए तो लक्ष्मी जी की जो फैमिली है उन्होंने इनको काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया। इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में काम करती हैं, इनके मदर खुद लॉयर हैं, एंड इसलिए मतलब इनको फुल सपोर्ट मिला। इसके अलावा जो इनके यहाँ पे प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर साहब थे इनके, उन्होंने भी इनको यहाँ पे सपोर्ट किया कि हाँ भाई बिल्कुल आप लॉयर बन सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है लॉयर के लिए। ओके, तो पहले इन्होंने अपना यहाँ पे बीएससी फिजिक्स के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने 3 साल का एलएलबी जो है उन्होंने कंप्लीट किया एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। ओके, एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया, और अब यहाँ पे ये लॉयर बन चुकी हैं। ओके, 27 ईयर ओल्ड हैं। जितना भी मतलब अब जिस भी किसी इंसान को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो इनसे आके कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, स्पेशली यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर जो यहाँ पे कम्युनिटी है, इनके लिए काफ़ी मतलब ये शो करता है कि भाई ये जो कम्युनिटी है ये भी अच्छा काम कर सकती है सोसाइटी के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई इनको नेचर ने अलग बनाया है तो भाई ये कुछ नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जो हैं वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री का नाम काफ़ी मतलब ऊंचा कर रहे हैं। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इन जब भी ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, इतना अच्छा काम होता है, तो कम्युनिटी को यहाँ पे मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि भाई वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो भी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए आवाज़ रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा हुआ है। ओके, नाइस। ओके, वेरी बेस्ट, मतलब बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the World Happiness Report 2023, which country is the happiest country in the world? So right answer of second is it's D, which is Finland. Okay, तो फिनलैंड यहाँ पे नंबर 1 पे आ चुका है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि फिनलैंड पिछले 6 साल से नंबर 1 पे ही आ रहा है। ओके, तो ये अच्छी बात है भाई, फिनलैंड के लोग बहुत फाइन रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 20 मार्च को हम लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो इस रिपोर्ट को यहाँ पे निकालने वाला जो संस्थान है वो यहाँ पे यूएन, ओके, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, फिर से बोल देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको यहाँ पे रिलीज किया था। ओके, इसके अंदर सबसे लीस्ट कौन है, मतलब एकदम मतलब मोस्ट अनहैप्पी कंट्री कौन है पूरी दुनिया का, तो वो अफगानिस्तान है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका रैंक 136 है, बिकॉज 136 कंट्रीज के अंदर से ये पूरा निकालते हैं, और 136 पे अफगानिस्तान यहाँ पे आता है। ओके, अफगानिस्तान में तालिबान रूल है और वहाँ पे जस्टिस के नाम पे गोली मिलती है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो अफगानिस्तान से पहले यहाँ पे लेबनान है, जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे काफ़ी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, करप्शन लेवल काफ़ी हाई है, यहाँ गोली वगैरह चलते रहता है, यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का नंबर यहाँ पे 126 पोजीशन पे आया। ओके, तो हम लोगों ने उतना अच्छा कुछ किया नहीं है, लेकिन देखा जाए तो भाई इंडिया जो है वो जीडीपी के तौर पे नापती है। ओके, इंडिया के अंदर भाई बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हर मोहल्ले में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इंडिया जो है वो बोलते हैं कि भाई हम लोग अपना जीडीपी देखेंगे, बाकी तुम लोग अपना जो देखना देखो। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे नेपाल आ गया, भूटान आ गया, स्पेशली भूटान जो है वो हमेशा यहाँ पे इंडिया से आगे रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो भूटान के लोगों में ठीक है भाई, उनको डिफेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको आलतू फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। चाइना उनके ऊपर कभी भी कोई अटैक करेगा तो हम लोग उनकी संरक्षण करने के लिए जाएंगे, तो भूटान जो है वो कहीं ना कहीं फाइन एरिया में है। ओके, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आता। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर तो फिनलैंड आ गया, सेकेंड नंबर पर कौन आ गया, डेनमार्क, थर्ड नंबर पर कौन आ गया, आइसलैंड,
4th नंबर पे यहाँ पे इजराइल है। हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, इजराइल भी 4th नंबर पे आ रहा है, मतलब इजराइल के भी अपने काफ़ी सारे पंगे लेके रखता है वो भी, लेकिन वो भी यहाँ पे अच्छे नंबर पे आया हुआ है। ओके, उसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ये सब यहाँ पे आते हैं। ओके, next question is which country company got India's first BIS license to make fire resistant steel? So right answer of third is it's B, which is Jindal Steel. Okay, तो जिंदल स्टील को यहाँ पे BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है कि भाई जाओ बनाओ क्या, फायर रेजिस्टेंट स्टील। ओके, इसके मदद से जो हम अपने कंट्री में जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसको हम काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, स्टैंडर्ड का बना सकते हैं और पूरा यहाँ पे सेफ्टी रहने वाला है। ओके, इसके मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिफाइनरीज बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट जो आते रहते हैं अभी वो भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। एक जस्ट मिनट, मुझे 1 सेकंड दे दो, ठीक है अब। हाँ, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग वो यहाँ पे कर सकते हैं, एंड पावर प्लांट यहाँ पे है, हॉस्पिटल, रेलवे ट्रैक्स, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो स्टील जो है ना वो अभी हर जगह इस्तेमाल होता है। ओके, स्टील को बनाने के लिए, वेट अ सेकेंड, हाँ स्टील को यहाँ पे बनाने के लिए हमें यहाँ पे आयरन की ज़रूरत होती है, आयरन में Fe होता है ना, Fe, और थोड़ा सा यहाँ पे, बहुत ही थोड़े अमाउंट का यहाँ पे कार्बन। ओके, जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना ही स्टील मजबूत होता है। ओके, जो अपना जो रेलवे ट्रैक जो बना हुआ रहता है वो हाई कार्बन का बना हुआ रहता है। ओके, हाई कार्बन स्टील बोलते हैं उसको। ओके, तो इसके अलावा देखा जाए तो भाई अब ये देखो, वो सारी चीज़ें बाद में, फायर रेजिस्टेंस कितना तक ये झेल सकता है, कितना हीट ये झेल सकता है, 600 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटे तक झेल पाएगा, 3 घंटे के बाद फिर मेल्ट होना शुरू होगा। ओके, मतलब 3 घंटे तक अगर आप किसी एक स्टील को, एक ऐसे स्टील को 600 डिग्री सेल्सियस दोगे तब जाके वो डाउन मतलब होगा, मतलब तब वो जाके मेल्ट होना शुरू होगा। ओके, और 100 डिग्री पे पानी गर्म हो जाता है, मतलब खौलने लगता है। ओके, तो समझो उससे 6 गुना ज़्यादा हीट मिलेगा तब जाके वो मेल्ट होना शुरू होगा। ओके, तो इतना अच्छा क्वालिटी का स्टील हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे, और ये छत्तीसगढ़ में इसका जो प्लांट है वो यहाँ पे लगेगा। ओके, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट मिलेगा, और इसमें कोई दिक्कत मतलब बहुत सही बनने जा रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Next question is International Monetary Fund Executive Board has approved a 3 billion 4-year extended financing agreement for which country? So right answer of fourth is it's A, which is Sri Lanka. Okay, देखा जाए तो जितनी भी यहाँ पे कंट्री में लिस्ट है एक्सेप्ट बांग्लादेश, सारी कंट्रीज को यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इवन दो बांग्लादेश में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो देखने को, हल्का फुल्का देखने को कभी कभी मिल जाता है। ओके, यहाँ पे जो श्रीलंका है उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोला गया। ओके, अच्छा श्रीलंका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, श्रीलंका को यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। वहाँ पर कुछ न्यू पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके आए जाएंगे और रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आए जाएंगे, किस चीज़ में, फाइनेंस में या फिर इकोनॉमी के अंदर। ओके, जितना अभी यहाँ पे डाउन हुआ है इट्स ऑल अबाउट कोविड-19, और सिर्फ हम लोग यहाँ पे कोविड-19 को यहाँ पे मतलब ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, इनकी कंट्री में दबा करके करप्शन होता है। ओके, इनकी कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग को मतलब रातों रात बोले, जैसे मोदी जी हमारे यहाँ पे आए थे, बोले थे कि मित्रों कल से 100, 1000 और 500 का नोट बंद, तो यहाँ के प्रधानमंत्री या फिर जो प्रेसिडेंट यहाँ पे मेन होते हैं वहाँ पे यहाँ आके बोले कि भाइयों बहनों कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अब हम लोग यहाँ पे केमिकल वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, इसके अलावा श्रीलंका के अंदर कोई भी बड़ा यहाँ पर इन मैन्युफैक्चरिंग हब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं था। ओके, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे नहीं था, तो इनको हर चीज़ जो है वो बाहर की कंट्री से मंगाना पड़ता था। ओके, तो पैसा खत्म, खेल खत्म। ओके, तो अब तो इनकी थोड़ी बहुत मतलब अब तो धीरे धीरे मतलब शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी शुरू होगा। ओके, इनका पूरा जो इकोनॉमी था वो टूरिज्म के ऊपर था, और कोविड ने उसके ऊपर अच्छे तरीके से ताला लगाया था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो इनका ग्रोथ है उसको यहाँ पे इन्हांस करना है, नॉट ओनली IMF बट हम लोग भी, मतलब इंडिया ने भी यहाँ पे हेल्प किया, ऑल ओवर वर्ल्ड इनको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे रहा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो अपना वर्ल्ड बैंक है, ओके ये नीचे लिखना है हमें, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने भी इसको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, इनको यहाँ पे फाइनेंसिंग मिल रही है सो दैट कि आप अपने अर्थव्यवस्था को यहाँ पे अच्छा तरीके से कर लो। ओके, और जितनी भी यहाँ पे एसेंशियल गुड्स मतलब जो ज़रूरी है आपकी कंट्री के लिए वो आप यहाँ पे परचेज करिए। ओके, तो अच्छी बात है, यहाँ पे श्रीलंका को हेल्प करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, हम लोग कहेंगे कि हमें मिल जाओ तो मिलेगा नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वर्चुअली एड्रेस्ड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ
taking universal health coverage to the last citizen. So right answer of fifth is it's a D, which is मनसुख मंडाविया जी. ओके, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं. ओके, और इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की यहाँ पे बात किया. ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मतलब बुला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग अलग अलग कंट्री, जितने भी यहाँ पे डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं. ओके, एक अपने यहाँ पे डेवलप कंट्रीज और एक अपने लीस्ट डेवलप कंट्री. ओके, हम लोग यहाँ पे दोनों टाइप के कंट्री के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करने वाले हैं और डेवलपमेंट करेंगे हेल्थ सेक्टर के अंदर. ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो हेल्थ है ना, इसका यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे मजबूत करेंगे. ओके, और कोई भी अगर यहाँ पे कोविड टाइप का कुछ भी यहाँ पे आता है तो हम लोग उसके लिए रेडी रहेंगे कि भाई फिर से ऐसा कोई भी क्राइसिस ना आ जाए कि भाई हमारी पूरी कंट्री को, पूरी दुनिया को एकदम शेक करके रख दे. ओके, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं आने वाला. ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई बोथ कम्युनिकेबल डिसीज हो गया और एक अपना यहाँ पे ये एच लग रहा है मेरे को, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, दोनों के ऊपर बोला गया. कम्युनिकेबल मतलब कोविड-19, और इसमें कोई भी छोटा मोटा बीमारी जैसे कि यहाँ पे अल्जाइमर हो गया, कुछ भी ऐसा आ गया जो आपकी जो सिर्फ आप ही के बॉडी में, किसी और के बॉडी में जल्दी फैल नहीं सकता, या फिर छींकने से कुछ भी और मतलब आपके हवा या फिर पानी से फैल नहीं सकता. ओके, तो इस तरीके की चीज़ों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. ओके, तो अच्छा, यहाँ पे मेन देखो क्या है ना कि यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है ना उसको काफ़ी मजबूत करना है. और मतलब लोग बीमार पड़ते रहते हैं, थोड़ा उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसके कारण भी, और भी हज़ार रंग के यहाँ पे फैक्टर हो जाते हैं. ओके, बीमार पड़ने के. तो हमें यहाँ पे अपना जो ऑक्सीजन वाला सीन है उसको भी मेंटेन करके रखना. हर चीज़ को, जितना भी यहाँ पे हेल्थ के अंदर है, चाहे वो इक्विपमेंट आ गया, मेडिकल वर्कर्स आ गए, डॉक्टर्स वगैरह आ गए, तो उन सबको यहाँ पे मतलब हमें मोर देन इनफ करके रखना है कि भाई कोई भी कोविड ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो उसको हम लोग ईजी वे में हम लोग हैंडल कर लें, कम से कम नुकसान हो हमारे पूरे वर्ल्ड को. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड को की बात कर रहे हैं. Next question is, who has assigned a joint venture agreement with IOCL for setting up renewable energy projects? So right answer of sixth is it's C, which is NGEL. Okay, एक अपना यहाँ पे IOCL, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. ओके, और सेकंड यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर था NGEL, इसका फुल फॉर्म होता है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. ओके, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. ओके, तो यहाँ पे दोनों का फुल फॉर्म आप लोग देख लो, बिकॉज इसके ये काम आने वाला. ओके, तो यहाँ पे दोनों मिल करके, यहाँ पे दोनों ही मिल करके, यानी कि देखो एक तो अपना पार्टनरशिप है यहाँ पे NTPC के साथ, ये NTPC की ही एक कंपनी है छोटी सी. ओके, और साथ में IOCL मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दोनों मिल करके यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोला है इन्होंने. ओके, और उसका जो मतलब यूनिट रहने वाला है वो यहाँ पे 60 गीगावाट. ओके, 60 गीगावाट काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके, तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी बिजनेस को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया है. इवन तो यहाँ पे बोला गया कि भाई अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारा यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मतलब टारगेट्स हम लोग को यहाँ पे मिले हुए हैं कि भाई हमें कुछ दिनों में, मतलब पर्टिकुलर दिनों में हमें यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज यहाँ पे लगाने हैं. ओके, तो हमें जो यहाँ पे टारगेट्स मिले हुए हैं उसे यहाँ पे कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, अदरवाइज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बेइज्जती होती है. ओके, तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोग्राम्स को यहाँ पे स्टार्ट करना है, सो दैट कि है जो यहाँ पे जितना भी पॉल्यूशन उठ जाता है उसको यहाँ पे कम कर सकें, जो कार्बन कंटेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कम कर सकें, और जो मतलब जो अपना इन्वायरमेंट है ना उसको यहाँ पे पल्यूट होने से बचा सकें. ओके, अभी जो हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे कोल के ऊपर होता है. ओके, तो हमें यहाँ पे जो कोल वाले सिस्टम को यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकेगा मैक्सिमम उतना हम इसको ख़त्म करके इसको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे सेटअप कर देंगे. ओके, यहाँ पे सबसे बेस्ट है अभी रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर, उसके बाद विंड पावर, इसके बाद हाइड्रो पावर, और लास्टली यहाँ पे न्यूक्लियर पावर भी एक यहाँ पे आ जाता है. लेकिन न्यूक्लियर पावर जो है ना वो बहुत ही महंगा होता है, काफ़ी डेंजरस होता है. अगर इसको सही तरीके से अगर संभाल नहीं पाएंगे तो फिर भाई चेरनोबिल जैसा सिचुएशन इंडिया में आ जाएगा. ओके, तो हम लोग यहाँ पे मेनली इन तीन के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं. ओके, और तीनों को लगाने में काफ़ी ईजी होता है. आप अपने घरों में भी यहाँ पे सोलर पावर के जो प्लेट्स आते हैं उसको यहाँ पे आप लगा सकते हो. ओके,
According to the report, GCEW revealed that India will face a reduction of over 16% in food supply due to water and heat stress in which year? So right answer of 7th is it's C, which is 2050. Okay, तो 2050 तक इंडिया के अंदर जो हम लोग जो यहाँ पे फूड सप्लाई करते हैं या फिर जो फूड प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं उसके अंदर 16% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ मतलब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो इसका यहाँ पे वाटर लॉसेज और यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है इसलिए। ओके, इसके अलावा चाइना यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है, बिकॉज उसका जो यहाँ पे रिपोर्ट में जो आया है उसका 22% यहाँ पे है, और पूरा साउथ अमेरिका 19%। ओके, पूरा साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें 19% का यहाँ पे देखने को मिला, और उसके बाद फिर इंडिया ही आता है। ओके, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही चीज़ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई हमें यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी हम लोग यहाँ पे क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे ठीक रहेगा, जितना कम पॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे उतना सही रहेगा, वाटर पॉल्यूशन से हम लोग जितना बच पाएंगे उतना ही सही रहेगा। वेटलैंड्स को हमें कंजर्व करना है, ड्रिंकिंग वाटर जितने भी सोर्सेज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं या फिर जो सोर्सेज हैं उनको यहाँ पे बचा करके रखना है, और हमें यहाँ पे फोकस करना है सेव वाटर के ऊपर। ओके, साथ ही में जितनी भी यहाँ पे हीट वेव्स आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे वाटर क्राइसिस यहाँ पे आ रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से यहाँ पे रिलेटेड है, और क्लाइमेट चेंज जो है वो कार्बन कंटेंट वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर रिलेट करता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप लेते हैं तो उससे कई सारे चीज़ों में यहाँ पे भलाई होती है। ओके, सो ट्रीज़ यहाँ पे प्लांट, देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा। ओके, मेन जो यहाँ पे हम लोग वाटर वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, जो हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन करते हैं उसके कारण और भी कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो उसे भी हमें यहाँ पे ठीक करना है। ओके, और जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, देखो इंडस्ट्रीज़ के कारण ही यहाँ पे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा होता है। ओके, लेकिन उसके कारण हम अपने नेचुरल चीज़ों को बर्बाद कर दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी यहाँ पे लगाम कसने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को यहाँ पे लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से ही होती है। ओके, और देखो एक तो यहाँ पे इंडस्ट्री हो गया, उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कोल से, तो कोल से भी जो होता है उसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसका भी एक है, और उसी कारण से यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे लगाने के लिए बोला गया। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, इसलिए अगर हम कोई एक चीज़ों के ऊपर भी फोकस करते हैं तो बाकी अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे सेव प्लांटिंग ट्री अगर हम करते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को जो कटना है वो यहाँ पे रोक देते हैं, तो उससे कई सारे यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ओके, next question is NCF Raebareli Hockey Stadium is named after which women hockey player? So right answer of 8th is it's A, which is Rani Rampal। Okay, तो रानी रामपाल जी जो हैं यहाँ पे ये फॉर्मर प्लेयर रह चुकी हैं वुमेन्स हॉकी टीम की, और ये वुमेन्स हॉकी टीम की यहाँ पे कैप्टन भी रह चुकी हैं, फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं। और रायबरेली में यहाँ पे एक स्टेडियम था जिसको हम लोग इंडियन रेलवे मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम इसका नाम था, अब इसका नाम यहाँ पर चेंज करके जो रानी गर्ल हॉकी स्टेडियम यहाँ पे करने के लिए बता दिया गया। ओके, रानी गर्ल्स हॉकी स्टेडियम यहाँ पे इसको करने का बोल दिया गया है। ओके, तो काफ़ी अच्छा बात है, यहाँ पर जो हमारी जो रानी रामपाल जी हैं इन्होंने काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया है हॉकी में, जितनी भी वुमेन्स यहाँ पे हैं उनकी वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे किया। और कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पे कोई भी सक्सेस होता है ना किसी भी फील्ड के अंदर, स्पेशली कोई वुमेन होती है, तो बाकी और भी जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे प्रेरित करती है, इंस्पिरेशन करती है, उनके अंदर भी हॉकी के प्रति या फिर किसी भी चीज़ के प्रति यहाँ पे उनके अंदर मोटिवेशन आता है, और उसके कारण और भी डेवलपमेंट और भी प्रोग्रेस देखने को मिलता है। ओके, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव है। ओके, next question is India and Japan recently inked a document for 4th tranche loan for India's bullet train from Mumbai to Ahmedabad. What is the approx overall deal price? So right answer of 9th is it's B, which is 18,000 crore rupees। okay, तो यहाँ पे 18,000 करोड़ का यहाँ पे लोन लिया जा रहा है, किससे? अपने जापान से। ओके, तो यहाँ पे इंडिया और जापान के बीच में यहाँ पे ये डील यहाँ पे साइन हुआ था। ओके, अभी यहाँ पे जो जापान के जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है फुमिशो किशिदा। ओके, ये यहाँ पे विजिट पे थे और तभी यहाँ पे इसको किया गया। ओके, यहाँ पे जो लोन है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा इसको यहाँ पे लोन को सैंक्शन किया गया है। ओके,
यहाँ पे जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो यहाँ पे ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है, इसके अंदर यहाँ पे 12 यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्टेशंस रहने वाले हैं, और इसका जो पूरा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 508 किलोमीटर का यहाँ पे रहने वाला है। ओके, टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे, जो टोटल कॉस्ट जो है पूरा यहाँ पे इसको बनाने का, वो यहाँ पे रखा गया 1,00,000 करोड़ रुपीस। ओके, 1,00,000 करोड़ यहाँ पे इसका जो पूरा बजट है वो यहाँ पे रखा गया है, और काफ़ी भारी बजट है। ओके, अभी देखते हैं कि जब बन जाएगा तो कितना सक्सेस रहता है, और अगर सक्सेसफुल रह गया तो फिर आगे भी हम लोग इसको और भी जो मेन जगह है, जैसे कि यहाँ पे मुंबई से दिल्ली हो गया, या फिर और जो मेन जो अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके अंदर ओके लेके आया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is, who has recently been appointed as a new CEO of American coffee giant Starbucks? Right answer of 10th is it's D, which is लक्ष्मण नरसिम्हा। ओके, तो लक्ष्मण नरसिम्हा जो हैं वो अपने इंडियन ओरिजिन के यहाँ पे व्यक्ति हैं, और इनको यहाँ पे न्यू CEO यहाँ पे यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। ओके, ये जो अपना यहाँ पे स्टारबक्स है ना, ये बहुत ही फेमस यहाँ पे है कॉफ़ी के लिए, एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी हाउस है ये। ओके, और मतलब इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर जो है वो सिएटल वॉशिंगटन में यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, काफ़ी मतलब अच्छा कॉफ़ी वगैरह बनाता है, काफ़ी फेमस है इसके लोग, जो बड़का लोग होता है वो यहाँ पे जाके कॉफ़ी पीता है। ओके, और उसमें बहुत कुछ रहता है, उसमें नाम वगैरह लिखने के लिए भी रहता है। ओके, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे 80 अलग अलग कंट्रीज़ में इनके लगभग 33,833 स्टोर्स यहाँ पे लोकेटेड है, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 15,444 जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही है। ओके, तो ये भी अलग ही चीज़ है कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका जितना है उसका आधा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके अपने कंट्री में। ओके, और ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है वो काफ़ी यहाँ पे फेमस है। ओके, अभी उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास इनका पास जो एम है वो अभी 20,000 का यहाँ पे एम यहाँ पे अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है कि भाई हम लोग 20,000 और यहाँ पे ओपन करने वाले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में। ओके, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, और भी कई सारी चीज़ें ओके जो कि अच्छा होगा। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि जो इनका जो हेड है वो एक इंडियन ओरिजिन यानी कि लक्ष्मण नरसिम्हा है। ओके, नाम याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when we celebrate Bihar Day every year? So right answer of 11th is it's B, which is 22nd of March. ओके, यानी कि हम लोग कल हम लोगों ने यहाँ पे 22 मार्च को बिहार दिवस या फिर बिहार डे हम लोगों ने यहाँ पे, या फिर बिहार फॉर्मेशन डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। 111वां था। ओके, 111वां दिवस था ये। ओके, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। ओके, और उसके बाद ही यहाँ पे बिहार का गठन किया गया था, और उसके बाद बिहार चलते आ रहा। ओके, उसके बाद सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 में यहाँ पे झारखंड को अलग कर दिया गया। ओके, तो जब यहाँ पे झारखंड को यहाँ पे अलग किया गया तो उसके कारण क्या हुआ कि भाई जो जितना भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज था ना वो सब का सब झारखंड के पास चला गया। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू जो था पूरा झारखंड के पास ही चला गया, और फिर बिहार के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे बच गए। ओके, उसके बाद से बिहार का जो मतलब डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा मतलब एक शॉक टाइप का लगा, और मतलब वो काफ़ी स्लो हो गया। ओके, अभी भी बिहार जो है वो ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है। अगर यहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो वो पटना जो शहर है वो यहाँ पर डेवलप्ड है। इसके अलावा और मतलब ज़्यादा और कोई सिटी जो है या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं है। ओके, यहाँ जो अधिकारी काम करते हैं या फिर जो यहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी मतलब इतना लापरवाह है कि क्या ही बोला जा सकता है। ओके, करप्शन तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल यहाँ चलता है। इंडस्ट्रीज़ बिहार में बहुत कम है। ओके, मतलब बहुत कम तो कह सकते हो कि मतलब बहुत ही कम है। किसी भी दूसरे कंट्री से अगर हम किसी भी दूसरी स्टेट्स झारखंड से अगर हम रिलेट करेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी कम, मतलब बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो माइंडसेट है ना वो भी बहुत अजीब टाइप का होता है। ओके, मतलब अगर कोई भी यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करने आएगा तो वो कहेगा कि भाई हमें नौकरी दे दो। नौकरी क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलता है, स्किल्स के ऊपर मिलता है, नॉलेज के ऊपर मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपनी ज़मीन दी है तो भाई वो नौकरी लेके ही मानेगा, अदरवाइज ज़मीन नहीं देगा। ओके, और जो ज़मीन के जो यहाँ पे साइजेस होते हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे मतलब एरियाज़ में बटे हुए होते हैं। ओके, तो इसलिए अगर किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर ज़मीन खरीदना होता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो उनको लगभग 1 से 2,000 लोगों से ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी होती है। ओके, तो ये काफ़ी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसके बाद आया बिहार का भोजपुरी।
बिहार को जितना बदनाम किसी और ने नहीं किया, बिहार के लोगों ने ही कर दिया। ओके, तो देखो अभी क्या है ना कि भाई बिहार को तो मतलब इस तरीके से कर रखा है कि कोई मतलब बिहार सरवाइव कैसे कर रहा है जिसका मुझे भी समझ में नहीं आता। इसको जानबूझ करके एक तो इतना पीछे किया गया है, और उसके बाद मतलब और जो यहाँ के लोग हैं वो और नौटंकी कर रहे हैं। ओके, बिहार में जो भोजपुरी है वो अपने आप में काफ़ी एक अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छी भाषा है। जब आप बोलते हो भोजपुरी को तो मतलब काफ़ी सही लगता है। ओके, तो अब क्या है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे गायकार, सिंगर, सुपरस्टार्स जो यहाँ पे आ चुके हैं, जो अपने जो भोजपुरी सॉन्ग को एकदम मतलब उसमें अश्लीलता वगैरह यहाँ पे डाल दिया। ओके, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी बिहार गड्ढे में है और उसको और अब वो एकदम मतलब खाई में डालना चाहता है, और उसको डालने के लिए जितने भी ये भोजपुरी वाला जितना भी अश्लील गाने यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और अगर उनसे कहो कि ऐसा मत करो तो बोलता है कि आप लोग अपना कान बंद कर लो। ओके, तो ये मतलब बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। बिहार के डेवलपमेंट में बिहार के लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ है कि मतलब डेवलप ढंग से नहीं हो रहा। ओके, अगर बिहार के लोग ही एक साथ मिल जाएंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर शहर है, वो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से आता है, मतलब सबसे साफ सुथरा रहता है। ओके, तो यहाँ की गवर्नमेंट का ही सिर्फ यहाँ पे योगदान नहीं रहा, यहाँ के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी यहाँ, उनके अंदर भी ये अवेयरनेस आया, जागरूकता आया कि भाई नहीं, हमें इंदौर को साफ सुथरा रखना है, बिकॉज ये हमारा ही इन्वायरमेंट का पार्ट है, और अगर हम अपने आसपास ही गंदगी रखेंगे तो भाई हमारा क्या होगा। तो उन्होंने मिल करके इंदौर को साफ कर दिया, और अभी इंडिया के सबसे टॉप नंबर पे आता है, और काफ़ी लंबे टाइम से वो सबसे नंबर 1 पे है। ओके, इंदौर शहर, ओके, क्लीन साफ सुथराई में। लेकिन वही पटना आप आके देख लो, समझ में आ जाएगा कि भाई पटना का लेवल कहाँ पे है। आप बस बिहार में आ जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई बिहार का लेवल कहाँ पे है और क्यों ऐसा है। ओके, आपको कई सारे रीजंस देखने को भी मिलेंगे। ओके, सो होपफुली बिहार डेवलप करेगा एक दिन, देखते हैं। जो हमारा यूथ है उसके उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मेन जो यहाँ पे कॉमन पीपल है ना, सब उन्हीं के ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है। ओके, रेस्ट दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।